बच्चों सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 ऐसे थे प्रेमचंद, जो किसके द्वारा रचित है? नागार्जुन द्वारा रचित है। यानी उन्होंने इस पाठ में प्रेमचंद के जीवन की का घटना और उनकी परिस्थितियों का और संकेत किया, यानी उनके पूरे जीवन का वर्णन किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नागार्जुन का जीवन परिचय। नागार्जुन का जन्म दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में 1911 ईस्वी में था। उनका जन्म 1911 ईस्वी में दरभंगा के सतलखा गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। पहले ये यात्री नाम से लिखा करते थे। ठीक है। नागार्जुन ने जीवन के कठोर यथार्थ और कल्पना पर आधारित अनेक रचनाएं लिखी है। इनकी रचनाओं में किसी को वाद की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, नहीं किसी को किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में प्रथम वर्ग उपन्यास का है, जिनमें रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन और वरुण के बेटे आदि है। यानी इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में जो प्रथम वर्ग है वो किसका है? उपन्यास का है। रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेसर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, इनके क्या है? उपन्यास है। प्यासी पथराई आंखें, युग धारा, भस्मांकुर इनकी प्रमुख कविताएं हैं। ये था इनका जीवन परिचय। अब है पाठ परिचय, यानी पाठ 8 ऐसे थे प्रेमचंद। प्रस्तुत पाठ में जो लेखक है उन्होंने किसका? प्रेमचंद के जीवन का वर्णन किया, यानी उनके जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं परिस्थितियों का वर्णन करते हुए गरीबी और घुटन की भरे जीवन जीने की, और जो प्रेमचंद ने गरीबी और घुटन भरा जीवन जिया था उसकी ओर संकेत किया है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। अब है पाठ। गोरी सूरत, घनी काली भौहें, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक, बड़ी बड़ी और गुछी हुई विरल मूछों वाला यह मुस्कुराता चेहरा किसका? यानी इनका क्या है? इनका वर्णन किया गया कि कलर कैसा था उनका? साफ था। भौहें काली, घनी, छोटी छोटी आंखें, नुकीली नाक थी, और यह चेहरा प्रेमचंद का है। यानी ये चेहरा किसका? ऐसा लगता है कि ये चेहरा जो है किसका है? प्रेमचंद का है। लगता है अभी हंसने वाले, लगता है अभी जोरों से कहे लगाएंगे। यानी ऐसा लगता है उनको देखकर कि जैसे अभी जोरों से हंसने वाले हैं। इनका जन्म वाराणसी से 6 किलोमीटर दूर लमही में शनिवार 31 जुलाई 1880 को धनपत राय का जन्म हुआ। यानी इनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। यद्यपि माँ बाप ने नाम रखा था धनपत, पर चाचा लाड़ प्यार से कहा करते थे नवाब। इनके पिता का नाम था अजायब राय। डाकखाने में किरानी यानी क्लर्क होने के कारण लोग उन्हें मुंशी अजायब लाल कहते थे। यानी इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? अजायब राय था। अजायब राय था। डाकखाने में क्या थे? क्लर्क थे। इस कारण लोग उन्हें मुंशी कहते थे, इसलिए उनके नाम के आगे क्या लग गया? मुंशी अजायब लाल था। माता का नाम आनंदी था। वह अक्सर क्या रहती थी? ज्यादातर वह बीमार ही रहती थी। पिता को दवा दारू से फुर्सत नहीं मिलती थी, यानी उसकी दवा दारू में ही क्या होती थी? उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था, और उनकी माता ज्यादातर बीमार रहती थी। धनपत 7 वर्ष का ही था कि माँ चल बसी। यानी कि जो प्रेमचंद थे उनकी 7 वर्ष की उम्र में उनकी माता की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। माँ के बिछो यानी बिछड़ने ने धनपत के बचपन का सारा रस सोख लिया। यानी माँ के चले जाने से उनके जीवन का जो बचपन का जो आनंद था, जो खुशी थी, वो सब कुछ चली गई। कुछ वर्ष बाद मुंशी अजायब लाल ने दूसरी शादी की। अभाव तो पहले से ही था, विमाता निष्ठुर व्यवहार भी उसमें आ मिला। यानी कि जैसे थोड़े समय बाद, जैसे उनकी माँ की क्या हुई? मृत्यु, उसके थोड़े समय बाद ही उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जो उनकी माँ आई थी वह भी कैसी थी? उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उन्हें बात बात पर डांटती रहती थी और उनमें कुछ ना कुछ बुराई ही खोजती रहती थी। अभाव तो पहले से ही थे, भी माता का निष्ठुर व्यवहार भी उसमें आ मिला। नई माँ बात बात पर जो डांटती थी उसे धनपत में बुराइयां ही बुराइयां दिखती थी, यानी उसे उनमें बुराइयां ही नजर आती थी। कदाचित प्रेमचंद अपने उपन्यास कर्मभूमि के पात्र चंद्रकांत के द्वारा खुद अपनी व्यथा सुना रहे। यानी प्रेमचंद द्वारा जो लिखित कर्मभूमि उपन्यास है उनमें जो उसका पात्र है चंद्रकांत,
उसके द्वारा ऐसा लगता है कि वे अपने ही दुख को बता रहे हैं। बचपन वह उम्र है जिसमें इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, यानी बचपन में इंसान को सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम की जरूरत पड़ती है, अपनों की जरूरत पड़ती है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती है। जैसे कि जब पौधे में कोपले फूटती है, जब पौधा अंकुरित होता है, यदि उसमें पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वह सूख जाएगा। इसी तरह बचपन भी क्या है, एक पौधे के समान। यदि उसको बचपन में ही प्यार, स्नेह और अपनों का प्यार नहीं मिले तो क्या हो जाता है, वह भी एक दुखी सा रहता है, निराश हो जाता है। उसके जीवन का जो सारा आनंद है वो सब खत्म, धीरे धीरे खत्म होता जाता है। मेरी माँ के देहांत के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली, यानी मेरी माँ के मरने के बाद उन्हें वो रूह, यानी उनको वो खुराक, यानी वो स्नेह और वो प्रेम जो उनकी दूसरी माता थी उससे वो प्रेम नहीं मिला। वही भूख मेरी जिंदगी में है, यानी वही भूख क्या है मेरी जिंदगी में, वही कमी मेरी जिंदगी में है। और यही कारण था कि बालक धनपत घर आंगन से भागकर खुले मैदान में अमराई के खेतों की तरफ निकल जाते, यानी जो केरी के छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसके खेतों की तरफ वो भाग जाते थे। यानी उन्हें घर पर कोई भी स्नेह और प्रेम नहीं मिलता था, इसलिए वो क्या करते थे, घर से भाग जाते थे। साथियों के साथ गुल्ली डंडा खेलते पेड़ों पर चढ़ता था, आम की केरियों को चुनता था, मटर की फलियां तोड़ता था, हवाई किले बनाता था। ये यानी कि क्या है कि वह यही और यही कारण था कि बालक धनपत राय घर आंगन से भागकर खुले मैदान में अमराई के खेतों की तरफ निकल जाते थे। यानी उन्हें घर पर वो प्रेम और स्नेह नहीं मिलता था, इसलिए वो घर से भागकर बाहर चले जाते थे। साथियों के साथ ही गुल्ली डंडा खेलते, पेड़ों पर चढ़ता था, आम की केरियां चुनता, मटर की फलियां तोड़ता और हवाई किले यानी कल्पनाओं में घूमता रहता, यानी कल्पनाएं करते रहते। गरीबी, घुटन और रूखेपन से त्राण यानी छुटकारा पाने के लिए बालक धनपत ने इस तरह का एक सहज रास्ता निकाल लिया था, यानी अपनी गरीबी से, घुटन से, क्योंकि घर में उनकी माँ जो थी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उन्हें बात बात पर डांटती थी, उनमें कमियां निकालती थी। इन सबसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ये रास्ता निकाल लिया था। रोने खींचने वाली परिस्थिति पर कहे हावी होने लगे, यानी रोने खींचने की जगह वो क्या करते थे, जोर जोर से हंसने लगते थे। उन्होंने सोचा कि इसलिए वो अपने जीवन के लिए उन्होंने सहज रास्ता निकाल लिया था कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा। प्रेमचंद ने बचपन में ही मुसीबतों पर हंसना सीखा, यानी उन्होंने बचपन से ही क्या है, मुसीबतें आने पर क्या रहना सीखा, खुश रहना सीखा। पिता का तबादला यानी ट्रांसफर गोरखपुर हुआ, बच्चे भी साथ गए। गांव के मदरसे से शहर का स्कूल क्या था, अच्छा था। धनपत की तबीयत पढ़ने में लग गई, यानी वहां जाकर वे पढ़ने लग गए। गुल्ली डंडा का खेल पीछे छूट गया, शहरी नज़ारे आगे सरक आए। किताबें चाटने का चस्का भी इसी उम्र में लगा, यानी वह जैसे ही वो कहाँ पर आए, गोरखपुर में तबादला, वहाँ आकर रहने लगे तो वहाँ से उनका शौक किस में बदल गया, पढ़ने में बदल गया। वे पढ़ने लगे। हजारों कहानियों और सैकड़ों छोटे मोटे उपन्यास धनपत ने इसी उम्र में पढ़ डाले। यह साहित्य उर्दू का था, यानी जो उन्होंने हजारों जब उपन्यास क्या है, छोटी सी उम्र में उन्होंने हजारों कहानियां और कई उपन्यास पढ़ डाले थे, और उनका साहित्य क्या था, उर्दू भाषा का था। हमारा कहानीकार शायद पैदा हो चुका था। रात को अकेले में डिबरी की मंदिम रोशनी में उसने गल्प रचना शुरू कर दिया, यानी छोटी छोटी कथा या कहानियां लिखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बीसियों पन्ने यूं ही लिख जाना और उन्हें फाड़ डालना, यह सब कितना अच्छा लगता होगा तब धनपत को। यानी वो कहीं कहानियां लिखते थे और कहीं उन्हें अच्छी नहीं लगती थी तो उन्हें वापस फाड़ भी देते थे, फिर वापस लिखते थे, यानी उन्हें उस समय ही क्या होगा, ये सब उनको करना अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों पिता ने शादी करवा दी। निश्चय ही उसमें सौतेली माँ की ही राय होगी, यानी उस छोटी सी उम्र में उनकी क्या करा दी, शादी करा दी। तो उन्हें ऐसा लगा कि निश्चय इसमें किसकी राय होगी, उसकी, उनकी जो दूसरी माता थी, जो सौतेली माँ थी, उसकी राय होगी। जो लड़की धनपत के लिए चुनी गई थी वह धनपत को कभी पसंद ही नहीं आई। पुत्र के पांवों में अष्ट धातु की बेड़ियां डालकर मुंशी अजायब लाल ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली।
यानी उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़, यानी परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वो ही क्या थे, परिवार का खर्चा चलाने वाले थे। अचानक उनकी मृत्यु हो गई तो जैसे कि उनके परिवार पर क्या हुआ, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी इन दिनों की दशा का वर्णन प्रेमचंद ने जीवन सागर में किया है। यानी उन्होंने अपनी, जब उनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तब उस स्थिति का वर्णन उन्होंने जीवन सागर में किया है। यानी पाँव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं थे और देह पर साबुत कपड़े भी नहीं थे, यानी फटे पुराने कपड़े ही पहनते थे। महंगाई अलग थी, रुपए में 20 शहर के जो थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी। इम्तिहान यानी परीक्षा सिर पर था। मैं एक लड़के को पढ़ाने बांस का फाटक जाता था। जाड़ों के दिन थे, यानी सर्दी के दिन थे। 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात से 8 किलोमीटर दूर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच पाता। प्रातःकाल 8 बजे से फिर घर से चलना पड़ता। कभी वक्त पर स्कूल नहीं पहुंचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रखता। यानी उन्होंने अपने जीवन में कई मुसीबतों का सामना किया। उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, ढंग के फटे पुराने कपड़े थे, पाँव में जूते भी नहीं थे और स्कूल भी क्या थी, दूर थी। वहाँ से फिर वो बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते थे और वहाँ से लौटते लौटते उनको रात को 8 बज जाती थी। जैसे पढ़ते और पढ़ते ही पढ़ते उन्हें पता नहीं कब नींद आ जाती थी। फिर भी उन्होंने क्या नहीं रखी, हारी, हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उन्होंने हिम्मत रखी और वह अपने जीवन में आगे बढ़े। गरीबी, पिता की मृत्यु, खर्च में बढ़ती असामान्य परिश्रम, कुप्पी के सामने बैठकर रात की पढ़ाई, जैसे तैसे द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक पास कर ली। गणित से बेहद घबराते थे, यानी गणित विषय से उन्हें डर लगता था। इंटरमीडिएट में 2 बार फेल हुए। निराश होकर परीक्षा का विचार ही छोड़ दिया। इंटरमीडिएट यानी 12th क्लास, मैट्रिक यानी 10th क्लास। आगे चलकर 10-12 वर्ष बाद जब गणित के विकल्प में दूसरा विषय लेना संभव हो गया, तभी धनपत राय ने परीक्षा पास की। हमारे भावी उपन्यास सम्राट के पास एक फूटी कौड़ी न थी, यानी उनके पास कुछ भी रुपए पैसे नहीं थे। महाजन ने उधार देने से इनकार कर दिया। बड़ी विवशता से पुरानी पुस्तकों को लेकर एक पुस्तक विक्रेता के पास गए, यानी उनके पास कुछ भी रुपए पैसे नहीं थे और जो महाजन था उसने क्या कर दिया था, उनको उधार चीजें देने, वस्तुएं देने, सामान देने से मना कर दिया था। तो वे अपनी जो पुरानी पुस्तकें रहती है वो बेचने के लिए एक पुस्तक विक्रेता के पास पहुंचे। वहीं एक सौम्य पुरुष से जो एक छोटे से स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, उनका परिचय हुआ। उन्होंने इनकी कुशाग्रता यानी तेज बुद्धि, लगन से प्रभावित होकर अपने यहाँ सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त करने का क्या दिया, आश्वासन दिया। दूसरे दिन इन्हें 10 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया गया, यानी 10 रुपये महीने वेतन मिलेगा। 1919 में बीए भी कर लिया। विषय के लिए थे अंग्रेजी, फारसी, इतिहास। वह एमए भी करना चाहते थे, कानून भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन परीक्षाओं की तरफ से उदासीन हो गए थे। जब उमंग थी तब गणित ने बाधा पहुंचाई, यानी जब उनकी पढ़ने की इच्छा थी तो उन्हें किससे डर लगता था, गणित से डर लगता था। और जब उनकी, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, जब उनकी पढ़ने की उमंग थी यानी इच्छा थी, तब वे गणित ने बाधा पहुंचाई। अब जब वह बाधा दूर हुई तो जीवन का ही लक्ष्य बदल चुका था, यानी उनके जीवन का जो लक्ष्य था वो ही क्या हो गया था, बदल चुका था। इसलिए उनकी क्या है कि धीरे धीरे परीक्षाओं की तरफ वो उदासीन होते गए। इनकी पहली शादी चाची विमाता और चाची के पिता की राय से रचाई गई थी। लड़की प्रेमचंद से उम्र में बड़ी थी, ढीठ, नासमझ थी, उसको समझदार नहीं थी। पति से भी लड़ती थी और पति की सौतेली माँ से भी लड़ती थी। वो 10-12 वर्ष तक यानी 1905 तक तो धनपत राय ने पहली बीवी का
जैसे तैसे साथ निभाया, किंतु जब उसके साथ एक दिन भी निभाना मुश्किल हो गया, यानी जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन जब उनका बिल्कुल जीना ही क्या हो गया, मुश्किल हो गया, यानी उसके साथ रहना ही क्या हो गया, मुश्किल हो गया, तो शिवरानी देवी नाम की एक बाल विधवा से शादी करके धनपत राय ने समाज के सामने बाहरी साहस और आत्मबल का परिचय दिया।